नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के Q&A वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कुछ आपके द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल जो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके बारे में हमें जानकारी होनी ज़रूरी है। इस हफ्ते काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो पूछा है वो हरेंद्र चंद्रा जी ने पूछा है। इनका सवाल है कि निफ्टी इज मेकिंग हायर हाइज वेयर एज वॉल्यूम इज लो सिंस लास्ट 8 days। कैन वी कंसिडर अ डे एज रिवर्सल डे व्हेन निफ्टी मेक्स अ सब्सटेंशियल रेड कैंडल विद वॉल्यूम और इट मे बी अ ट्रैप। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर जो पैटर्न के बारे में या इस पर्टिकुलर जो आप कैंडल के बारे में जो बात कर रहे हैं, अगर आप जब मार्केट 12,000 के नज़दीक थी तब आप देखेंगे कि वहाँ पे भी हमें एक इस तरह का संकेत मिला था। लेकिन होता क्या है कि मार्केट कभी भी जो नॉन पैटर्न्स होते हैं या जिसके बारे में हमें मालूम होता है उसके ऊपर कोई भी संकेत नहीं देती है। एक बहुत बड़ी जो कैंडल बने जो वॉल्यूम सपोर्टेड हो वो आपको एक संकेत मिल जाएगा कि यहाँ पे मार्केट का जो है वो रिवर्सल हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली वो एक रिवर्सल डे है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद मार्केट हो सकता है कि कुछ दिन कंसोलिडेट हो। लेकिन हमें यहाँ पे जो भी इस तरह के नॉन पैटर्न्स होते हैं वो हमें एडवांस में संकेत दे देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक काफ़ी रिलायबल जो पैटर्न होता है वहाँ पे जो कैंडल का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है और वहाँ पे वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है या डोजी बनता है। तो इनमें से कोई भी अगर पैटर्न बनता है जो भी नॉन रिवर्सल पैटर्न्स हैं प्राइस एक्शन में, वो हमें एक संकेत दे देते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल जो है वो संभव है, लेकिन वो एक रिवर्सल डे होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। उसके बाद आपको सावधान होने की आवश्यकता ज़रूर है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा सवाल है सौरभ जायसवाल जी का। इनका सवाल है कि व्हेन डेटा पॉइंट्स आर गिविंग इंडिकेशन फॉर करेक्शन इन ओवरऑल मार्केट देन आर देयर एनी मेजर्स टेकन बाय अ कंपनी और प्रमोटर्स टू प्रोटेक्ट देयर मार्केट कैपिटल और सिंपली दे वॉच इट गोइंग डाउन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि प्रमोटर्स जो हैं काफ़ी केसेस के अंदर आप देखेंगे वो कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेते हैं जिसके बारे में हमें पता लग जाता है। जैसे कि मार्केट के अंदर जो गिरावट आई थी फेब 2020 के अंदर, तो उससे पहले आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने एक्शन लिया। वहाँ पे कुछ कंपनीज के अंदर जो है उनकी प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हुई। कुछ बड़ी कंपनीज की मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा छोटी कंपनीज को ट्रैक नहीं करता। तो यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज हैं उसके अंदर प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल किया। इसके बारे में मैंने ट्विटर पे आपको जानकारी भी दी थी कि आप इस पॉइंट को या इस डेटा पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी जगह क्या होता है कि प्रमोटर अपना स्टेक तो नहीं सेल करता, कई बार प्लेज कर दिया जाता है। तो प्लेज करके मतलब हायर प्राइस पे प्लेज कर दिया जाएगा, लोअर प्राइस पे आके प्लेज को रिवोक कर दिया जाएगा। ये काफ़ी कॉमन तरीका है। अगर बहुत सारे प्रमोटर्स प्लेज करना शुरू कर दे तो आप समझ जाइए कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके शेयर प्राइस के अंदर गिरावट आ सकती है, और जब प्राइस कम हो जाता है तो वहाँ पे वो प्लेज को रिवोक करना शुरू कर देते हैं। तो रिसेंटली भी आपने देखा कि काफ़ी सारे प्रमोटर्स ने अपनी प्लेज रिवोक करी। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स हैं और दूसरे स्टॉक्स भी हैं। तो आप ये पैटर्न देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल न्यूज़ में हमेशा जो अमेज़ॉन है उनके जो मालिक हैं उनकी चर्चा की जाती है। उन्होंने क्रैश से जस्ट पहले एक बहुत बड़ा जो अपना शेयर होल्डिंग है उसको ऑफलोड किया था। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग इसके ऊपर कोई एक्शन लें। जिसको पता होता है वो तो लेगा ही लेगा। मान लीजिए मैं प्रमोटर हूँ किसी कंपनी का और मुझे पता है कि आने वाला है कोई क्रैश, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर लूँगा। लेकिन अगर मुझे मालूम ही नहीं तो फिर वहाँ पे मेरा नुकसान होना निश्चित है। दोस्तों यहाँ पे एक अगला सवाल है प्रदीप कुमार जी का। इनका सवाल है कि स्टार्ट द वीडियो सीरीज टॉक अगेन, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर लर्निंग। दोस्त मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं ये सीरीज़ दोबारा शुरू करूँगा, लेकिन यहाँ पे 2-3 समस्याएं हैं। पहली चीज़ कि मार्केट इस समय काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हम इस तरह का एनालिसिस करते हैं तो आपने देखा कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है तो हो सकता है एक छोटी अवधि के लिए एनालिसिस फॉलो ना हो, लेकिन
जो लंबी अवधि के दौरान आपने देखा कि अब तक जितने भी मैंने आपको स्टॉक टॉक सीरीज़ के वीडियो शेयर किए वहाँ पे 95% से ज़्यादा स्टॉक्स जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों रिटेल निवेशक जो है इस बात को समझ नहीं पाता, इसलिए ये जो स्टॉक टॉक सीरीज़ है ये मैं सोच रहा हूँ कि केवल जो सीरियस लर्नर्स हैं, जो कि स्टॉक मार्केट को समझते हैं, जो यहाँ पे टिप्स के लिए नहीं आए या यहाँ पे किसी प्रकार की जिसको कह लीजिए कि सजेशंस के लिए नहीं आए, क्योंकि कुछ लोग स्टॉक टॉक को जो है वो सजेशन मानते हैं, टिप मानते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए स्टॉक टॉक सीरीज़ नहीं है। मैं काफ़ी बार पहले भी पूछ चुका हूँ कि मुझे एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसके अंदर केवल जो सीरियस लर्नर्स हैं वो रह सकें। वो कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में आप अपना सजेशन कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी कोशिश की है पास्ट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बन नहीं पाया, उसका मिसयूज़ हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई भी आपके पास सजेशन है आप मुझे शेयर करिए, लेकिन जहाँ पे जो लोग स्टॉक मार्केट को समझते हैं, जिनको पता है, जिनको नॉलेज है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब हम मान के चलें कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है वो एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है, उन लोगों के लिए ये सीरीज़ नहीं है। ये सीरीज़ केवल लर्नर्स के लिए। तो वो लर्नर्स का ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाए वो आप मुझे नीचे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं, और आपके जो भी विचार होंगे उसके बेसिस के ऊपर हम स्टॉक टॉक सीरीज़ को दोबारा शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा सवाल है वो भी लगभग इसी सवाल से मिलता जुलता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करिए सीरियस लर्नर्स के लिए। भाई दोस्त, आपको मालूम ही है कि मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फेक जो लोग हैं उन्होंने जितने भी वहाँ पे हमारे मेंबर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था उनको ऐड करके कुछ नए ग्रुप्स बना लिए, काफ़ी सारे फेक ग्रुप्स वहाँ पे क्रिएट हो गए। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा माध्यम है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और विचार हो तो आप, या कोई और सजेशन हो, कोई और आपके पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है विकास कुमार जी का। इन्होंने पूछा है कि लास्ट टाइम बिफोर मार्केट क्रैश FII had created huge index short position, but this time it must be something else and I am sure you are aware about it. Kindly enlighten us how to pick those signal. Currently future and options data looks neutral. Please throw some light. भाई देखिए क्या होता है, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि हर बार जो है वो एग्जाम पेपर अलग होता है, सिलेबस सेम होता है। तो इस बार FIIs ये गलती नहीं करेंगे कि इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, जिसके बारे में मैं 12,000 के नज़दीक मैंने बहुत बार सचेत किया। इस समय जो सिग्नल है दोस्तों उसके बारे में भी मैं आपको बहुत बार सचेत कर चुका हूँ, लेकिन होता क्या है कि सब कुछ हमारे सामने होता है, हम उसको देखना नहीं चाहते। तो हर चीज़ का एक सही समय होता है, और रिटेल निवेशक जो हैं वो हमेशा जो आने वाला होता है उसके लिए रेडी नहीं होते। और यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स, जो भी सजेशन दे रहे हैं, जो भी इनपुट्स दे रहे हैं, वो मैं आपके साथ समय समय पर शेयर करता रहता हूँ। वो मेरा ओपिनियन नहीं है, डेटा पॉइंट्स का ओपिनियन है। काफ़ी लोग इस चीज़ का मजाक भी उड़ाते हैं, इसलिए मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि मैं एक अलग से एक ग्रुप बनाना चाहता हूं। और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिविटी और ट्रोलिंग जो है देखने को मिली मुझे, तो इन सब से बचने के लिए एक सीरियस लर्नर्स का एक मैं ग्रुप बनाना चाहता हूं। आपका कोई भी सजेशन हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर मैं आपके साथ और भी ज़्यादा जानकारी शेयर करूंगा कि और क्या क्या आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, और जो भी माइन्यूट पॉइंट्स हैं उनको मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल है भवानी मिश्रा जी का। इन्होंने पूछा है कि अर्लियर PED वाज वेडनेसडे एंड नाउ इट इज शिफ्टेड टू ट्यूसडे, हाउ यू हैव रीच एट दिस कंक्लूजन। भाई देखिए क्या होता है कि PED के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे ये एक बिहेवियर होता है कि स्टॉक कैसे मूव करता है। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है एक Q&A सेशन के अंदर, आप वो Q&A वीडियो देख लीजिए। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्या बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे ये जो बिहेवियर है ये पहले वेडनेसडे को ऑब्जर्व होता था, अब दोस्तों ये वेडनेसडे को ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ये ट्यूसडे को हम देखने को मिलता है ये बिहेवियर। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो है ये ट्यूसडे को शिफ्ट हो गया। हो सकता है कि आने वाले समय में मंडे को शिफ्ट हो जाए, क्योंकि होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो वो जो स्ट्रैटेजी है, वो जो काम करने का तरीका है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग डे एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वाला दिन होता
होता है। तो यहाँ पे अब बहुत सारे लोग, जैसे हमारे चैनल के साथ बहुत सारे लर्नर्स जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी लोग जो है इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे थे और काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे थे। तो जब बहुत सारे लोग फॉलो करना शुरू कर दें और समझ जाएं कि यहाँ पे आज किस तरह का मूवमेंट होने वाला है, तो स्मार्ट मनी ऐसा नहीं चाहता कि जो रिटेल निवेशक हैं वो इस तरीके से काम करें, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे उसको वेडनेसडे से ट्यूसडे पे शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर नज़र बना के रखनी होगी, इसके ऊपर ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगला सवाल है एंजल कोशिश का। इन्होंने लिखा है कि व्हेन यू टॉक अबाउट 6000 निफ्टी देयर आर मैनी रिटेल इन्वेस्टर्स विच विल डाइव इन ऑन द सेल साइड इन बल्क एंड स्मार्ट मनी विल गेट चांस टू गो हायर फॉर देयर स्टॉप लॉस। इज दिस पॉसिबल एंड इज इट फाइन टू शेयर दिस ऑन पब्लिक डोमेन? तो दोस्त मैं सबसे पहले आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने अपने किसी भी वीडियो में कभी नहीं कहा कि मार्केट के अंदर 6000 आएगा। होता क्या है कि एक बहुत मशहूर कहावत है या आचार्य चाणक्य कह के गए हैं कि अगर एक ही झूठ को 100 लोग बोलना शुरू कर दें तो बाकी सब लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ये एक नेगेटिव मार्केट कैंपेन चलाई जा रही है कि मैंने बोला है 6000 आएगा निफ्टी में। मैं यहाँ पे आपको ओपनली बताता हूँ कि आप मुझे कोई भी ऐसा वीडियो बता दीजिए जहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन दिया हो कि मार्केट में 6000 आएगा। केवल एक वीडियो के अंदर जहाँ पे मुझसे फेयर वैल्यू पूछी गई थी निफ्टी की, उसको मैंने ईपीएस के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया था, और वहाँ भी मैंने आपको क्लैरिफाई किया था कि ये मेरा व्यू नहीं है। तो मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, 6000 आएगा ये मैंने अपने किसी भी वीडियो में नहीं कहा, और यहाँ पे मैं हमेशा जो है डिमांड सप्लाई जोन के बेसिस पे काम करता हूँ। जब मार्केट ने 8000 के पास से रिवर्सल लिया था वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट जो है डिमांड जोन के बॉटम के नज़दीक है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो भी आपके डिमांड या सप्लाई जोन्स होते हैं, हम हमेशा जब भी मार्केट में निवेश करें या ट्रेड करें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे निवेश करते हैं तो हमारा अगला टारगेट जो है, अगला जो सप्लाई जोन है वो हमारा अगला टारगेट होता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तो अगला जो डिमांड जोन है वो हमारा अगला टारगेट होता है। तो मैं हमेशा डिमांड सप्लाई जोन के बेसिस पे काम करता हूँ। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी है। तो मैं फिर आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मैंने किसी भी वीडियो के अंदर 6000 की बात नहीं करी। केवल जो है वैल्यूएशन के बेसिस पे जहाँ भी चर्चा हुई है वहाँ पे मैंने इसके बारे में ज़रूर बताया है, लेकिन मेरा ओपिनियन हमेशा डिमांड सप्लाई जोन के बेसिस के ऊपर रहता है। और अगर ऐसा कोई वीडियो है जहाँ पे मैंने बोला, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, और पर इस तरह की जो अफवाहें हैं उनको मत फैलाइए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अगला सवाल जो है दोस्तों वो है तुषार जी का। इन्होंने पूछा है कि शुड वी वेट टिल द फर्स्ट साइंस ऑफ वीकनेस आर विजिबल ऑन चार्ट्स बिफोर शॉर्टिंग द इंडेक्स, और शुड वी एंटिसिपेट द मूव एंड कीप होल्डिंग द पोजीशंस? भाई देखिए, यहाँ पे कभी भी एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए। चार्ट जो है वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, डेटा पॉइंट्स जो हैं वो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ये मैंने आपको पिछले लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताया था। तो अगर आपको वीकनेस दिखाई देती है तभी आप वहाँ पे कोई एक्शन ले, या स्ट्रेंथ दिखाई देती है तभी आप कोई एक्शन लें, लेकिन एंटिसिपेशन के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं बननी चाहिए। और चार्ट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि वहाँ पे आप चार्ट्स की सहायता से ये नहीं पता लगा सकते कि ये रियल मूव है या स्पेक्युलेटिव मूव है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। दोस्तों अगला सवाल है मॉडर्न नोमैड्स का। इन्होंने पूछा हाउ टू डील विद रेंज बाउंड मार्केट्स एंड स्टॉप लॉस हंटिंग, ट्राई टेकिंग ट्रेडिंग स्टेप्स पोस्ट कंफर्मेशन वाया टेक्निकल इंडिकेटर्स resulted in 3:1 ratio of loss and gain in Nifty and Bank Nifty weekly options। भाई देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप मान लीजिए निफ्टी या बैंक निफ्टी में किसी इंडिकेटर की सहायता से ट्रेड कर रहे हैं तो ये मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा। मैंने अपने किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं कहा कि आप डेरिवेटिव्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो किसी इंडिकेटर की सहायता लें। हमेशा अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर आप ऑप्शन चेन को देखिए और ऑप्शन ग्रीक्स को ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स जो है वो आपको मदद करेगी ये पता लगाने में कि यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है। तो यहाँ पे आपको लॉस होगा ही होगा। और मैं आपको फिर से सचेत करना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट की दिशा के बारे में पूरे तरीके से श्योर नहीं है, और इंडिकेटर्स जो हैं दोस्तों वो लैगिंग होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं ज़्यादातर इंडिकेटर्स, इसलिए हमें उनका इस्तेमाल जो है वो ख़ास तौर पे अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं उसमें नहीं
करना चाहिए। यहाँ पे हमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो कि फ्यूचर वॉलेटिलिटी है या ऑप्शन चेन हमें क्या संकेत दे रही है, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप कोई ऑप्शन बाय करेंगे, आप अगर सही भी होंगे वहाँ पे, तो हो सकता है कि आपका टाइम डिके की वजह से आपको कोई प्रॉफिट ना हो। तो ये सब चीज़ें पहले समझनी ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिकेटर्स की सहायता से डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपने अभी पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं की हो डेरिवेटिव्स के बारे में। तो पहले आप डेरिवेटिव्स के बारे में सीखिए और उसके बाद ही आप बैंक निफ्टी या निफ्टी की बैंक निफ्टी या जो जैसे कि आपने लिखा है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो इनकी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने के बारे में सोचिए। लेकिन मैं आपको काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूं कि मैं ऑप्शंस में पहले ट्रेड करता था, अभी मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं। आपने मेरे स्क्रीनशॉट भी देखे होंगे जो मैं अपने ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स डालता हूं। तो मैं फ्यूचर्स में कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जो है ये डीके जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पे और काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस समय मार्केट में सही समय नहीं है ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने में। हाँ, अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बाइंग के लिए ऑप्शंस इस समय बिल्कुल भी एक सही जिसको कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है। दोस्तों अगला सवाल है विशाल सिंह जी का। इन्होंने पूछा है, एज यू करेक्टली नोटिस दैट द पीईडी शिफ्टेड टू ट्यूसडे एंड एविडेंटली द स्मार्ट मनी इज ऑल्सो वॉचिंग अस क्लोजली। माई क्वेश्चंस आर, कैन दे डिसाइड टू शिफ्ट पीईडी ऑन डिफरेंट डेज एवरी वीक और फोर्टनाइट? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उनको नुकसान होना शुरू होगा तो डेफिनेटली वो उसको शिफ्ट करेंगे। कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं चाहेगा। कोई ऐसा थंब रूल तो है नहीं कि पीईडी जो है वो वेडनेसडे को होना चाहिए, ट्यूसडे को। हो सकता है वो मंडे को हो जाए, हो सकता है वो एक्सपायरी वाले दिन हो जाए। तो इस चीज़ का कोई भी ऐसा थंब रूल नहीं है। अगला सवाल है, व्हाट फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर पीडीज मैक्सिमम एफिशिएंसी लाइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्सपायरी एक्स्ट्रा? भाई उसके लिए मैंने एक ऑप्शन सेलिंग वाली जो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की थी, जिसके अंदर दिन की जो रेंज होती है आप वो पता लगा सकते हैं। तो नॉर्मली वहाँ पे आप उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे पीडी के बेसिस के ऊपर ऑप्शन राइटिंग करना चाहते हैं। या इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट्स कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे इनका अगला सवाल है कि इफ पीडी shifted from Wednesday to Tuesday, what challenges they would have faced? Were there less profit in shifting it from Wednesday to Tuesday? If yes, how are they compensating? भाई यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर वो राइटिंग की हुई है उन्होंने या बाइंग की हुई है तो उनका प्रॉफिट तो कम होगा। तो उसको कंपनसेट अब करने में उनको ज़्यादा वॉल्यूम्स में खेलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है वो आपकी वॉल्यूम जो है आप देखेंगे कि ऑप्शंस के अंदर कई बार इंक्रीज हो जाती है। वैल्यू वाइज नहीं कह रहा मैं, टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा मैं, आपकी वहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कंपेयर करेंगे आज से 3-4 महीने पहले की ऑप्शन चेन, ये डिपेंड करता है कि मार्जिन कितना चाहिए, वो सब चीज़ें भी हैं। लेकिन यहाँ पे उसको कंपनसेट करने का एक ही तरीका है कि वहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए। तो दोस्त यहाँ पे आपका आखिरी इसी सवाल का जो आखिरी पार्ट है वो ये कि अगर इसको फ्राइडे या मंडे को शिफ्ट कर दिया जाए, कैन वी ऑल्सो एक्सपेक्ट 2 पीईडीज? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 2 प्रीमियम मीटिंग डे होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है निष्ठा अग्रवाल जी का। उन्होंने पूछा है कि रिसेंटली निफ्टी स्टेड एट 12,000 प्लस फॉर 4 months, हाउ लॉन्ग डिड द डेली टर्नओवर स्टे लो बिफोर निफ्टी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग? Knowledge of these tidbits information can make a huge difference. I am happy to assist you with any data mining work around this. भी देखिए आपका जो ये सवाल है कि यहाँ पे जो है निफ्टी कितने समय तक यहाँ पे रहेगा, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई भी नहीं बता सकता कि कितने समय तक वहाँ पे रहेगा। जब तक मार्केट में लिक्विडिटी रहती है तब तक वो वहाँ पे रहेगा। जैसे कि 12,000 के आसपास जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा था। अब हमें किसी को नहीं पता कि उन्होंने कितना माल जो है निकालना है मार्केट में, ये डिपेंड करता है। जैसे मैं आईसीआईसीआई बैंक का कई बार एग्जांपल देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक 5-6 महीने तक एक्यूमुलेशन फेज में था। जैसे कि हम एक्यूमुलेशन में नहीं पता लगा सकते कि कितने समय तक ये लोग एक्यूमुलेट करेंगे, कितना माल इनको खरीदना है, उसी तरीके से हम जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है उसका नहीं पता लगा सकते कि कितना माल उनके पास है बेचने के लिए। तो वहाँ पे हम केवल जो है संकेत हमें मिल जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कब स्टार्ट होगा इंक्रीज या डिक्रीज वो हम यहाँ पे नहीं एग्जैक्टली पता लगा सकते। केवल हम यहाँ पे डेटा पॉइंट्स की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ होने
वाला है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है ट्रेड डेड का। इनका सवाल है निफ्टी सेटअप वीडियो दिस वीक्स क्वेश्चन रिगार्डिंग बेस पोजीशन। व्हाट इज अ बेस पोजीशन फॉर यू? इज इट व्हेन देर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर वर्थ ऑफ नेट बाइंग और सेलिंग बाय FII DIIs? ऑल्सो फॉर इंडेक्स फ्यूचर्स वुड यू कंसिडर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लॉन्ग एंड शॉर्ट OI बिल्ट अप बाय अ क्लाइंट एज अ बेस पोजीशन? भाई देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्लस माइनस के अंदर मेरी कोई भी बेस पोजीशन नहीं होती। मैं यहाँ पे केवल नेट मनी फ्लो देखता हूँ कि मनी फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मार्केट में पैसा डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, एक सिंपल सी बात है। आपको इसमें बेस पोजीशन कुछ भी नहीं होता, 500 करोड़ 1000 करोड़, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि इस नंबर को मैन्युपुलेट भी किया जा सकता है। हमने पिछले महीने देखा कि नेट मनी फ्लो जो है नेगेटिव था, लेकिन ये नंबर जो है ये पॉजिटिव दिखा रहा था आपको, DIIs के लिए पॉजिटिव था। तो DIIs इसका एक छोटा हिस्सा है और FIIs जो है वो भी इसका एक हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें नेट मनी फ्लो देखना है, हमें ये नहीं देखना कि बेस नंबर क्या है। तो आपका इस सवाल का दूसरा पार्ट है फॉर इंडेक्स फ्यूचर वुड यू कंसिडर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लॉन्ग एंड शॉर्ट OI? भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो आप पूछ रहे हैं इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि नॉर्मली मेरे हिसाब से ये डिफरेंस 1 लाख तक का होना चाहिए किसी सिग्निफिकेंट मूव के लिए, नहीं तो हम यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे। जैसा कि कुछ समय पहले हुआ, 2 हफ्ते पहले हुआ, वहाँ पे जो ये डिफरेंस था लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में, वो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान क्योंकि मेरा सिस्टम ऑटोमेटेड है, लेकिन ये कुछ पॉजिटिव में एक छोटा सा नंबर हमें दिखा रहा था, 30,000 के आसपास कुछ हमें दिखा रहा था। तो वहाँ पे सब लोगों को लगा बुलिश हो गए, लेकिन ये जो पोजीशन है ये चेंज हो गई। तो यहाँ पे होता क्या है कि कुछ पोजीशंस हेजिंग के लिए क्रिएट की जाती हैं, कुछ पोजीशंस मिसलीड करने के लिए क्रिएट की जाती हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो डिफरेंस है ये कम से कम 1 लाख का होना चाहिए दोनों के बीच में, जहाँ पे हम इसका कोई सिग्निफिकेंट कंक्लूजन निकालें। जब मार्केट 12,000 के पास थी तब ये डिफरेंस जो है 2 लाख तक पहुंच गया था, तो इसलिए वहां पे हमें चिंता होनी शुरू हो गई थी। दोस्तों अगला सवाल है राधे रानी जी का। इन्होंने पूछा एज इन बुल्स मार्केट फर्स्ट लार्ज कैप विल रैली आफ्टर मिड कैप स्मॉल कैप, करंटली स्मॉल कैप रन 70 to 80%, also more mid cap high run, what's the conclusion and that period smart investor make high money? Please provide your conclusion and also please focused on raising money future effect by maximum company or bank। तो दोस्त ये 2 सवाल पूछे गए हैं, तो पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूं कि देखिए क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड साइकिल होती है। अगर जो भी एक बुल रन है वहां पे पहले बियर रन के बाद जो है लार्ज कैप मूव करते हैं, फिर मिड कैप और फिर स्मॉल कैप। तो ये मैंने आपको कई लाइव स्ट्रीमिंग्स के अंदर जो है बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पे अब इन्होंने जो पूछा है, बेसिकली जो मुझे समझ में आया, इन्होंने ये पूछने की कोशिश की है कि अभी रैली हुई है मार्केट के अंदर, इसके अंदर स्मॉल और मिड कैप भी जो है वो 70 to 100% मूव कर गए हैं। तो क्या ये बुल रैली है? भाई दोस्त अगर यहाँ पे हम इसको मान के चलें कि जो हमें बताया गया है या जिस तरीके से हम एनालाइज करते हैं उसके जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उसके हिसाब से ये बुल रन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले लार्ज कैप को चलना चाहिए था, फिर मिड कैप को, फिर स्मॉल कैप को। ये एक स्टैंडर्ड साइकिल होती है, उसके हिसाब से ये बुल रन नहीं है। तो इसका सीधा सा जवाब यही है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है कि जो अभी मनी रेस किया जा रहा है तो इसका फ्यूचर इफेक्ट क्या होगा? भाई देखिए क्या होता है कि आप पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि आने वाले समय में मुझे पैसों की कमी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, तभी आप पैसा रेस करेंगे। तो इसका जवाब मैं अपना जो एक वीडियो था बैंक निफ्टी एट 10,000 उसके अंदर मैंने जवाब दिया था। उस वीडियो से मुझे एक और बात याद आई कि भाई कुछ लोग उस वीडियो का सिर्फ थंबनेल देख के कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि मैंने आपको बोला बैंक निफ्टी एट 10,000 अगले दिन। भाई उस वीडियो को ना ध्यान से देखिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ कमेंट मत करिए उसके ऊपर, पहले वीडियो जाके देखिए उसके अंदर क्या बताया गया है और क्या क्या बातों की चर्चा की गई है। तो ये होता क्या है कि ये जो लोग कुंजी पढ़ के स्कूल में एग्ज़ाम देते थे तो वो लोग क्या है सिर्फ थंबनेल देख के कंक्लूजन निकाल लेते हैं, उन्होंने वीडियो देखा नहीं कि क्या बताया गया है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। तो पहले पूरा वीडियो देखिए तभी कमेंट करिए, नहीं तो कमेंट करके आप दूसरों को जो है नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप दूसरों को कंफ्यूज मत करिए। अगला सवाल है विलास पवार जी का। इन्होंने पूछा है कि ऑन चेकिंग डिलीवरी
percent for 2 years of Nifty stocks, I find that only 11 stocks have delivery percentage higher than 50%. Remaining 39 have less than 50%. With such high speculative activity as they are reliable as we generally consider them. In fact, 12 stocks have this ratio below 30%, which will mark any stock as operator driven. तो इन्होंने 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो दोस्त देखिए, मैं यहाँ पे किसी स्टॉक की चर्चा तो नहीं करूंगा, या मैंने बिल्कुल सभी स्टॉक्स का तो ये एनालिसिस नहीं किया, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो डेटा पॉइंट्स आप शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको निफ्टी के रिटर्न्स में भी दिखाई दे रही है। तो 2 साल की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वहाँ पे मार्केट सिर्फ एक 10-15% की रेंज में स्टक हो गई है। मतलब वो एक रैली जिसको कहिए कि वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न नहीं मिला। मार्केट जो है एक 1500-2000 पॉइंट्स के अंदर स्टक होके रह गई है, क्योंकि वहां पे स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैश सेगमेंट में अगर बाइंग नहीं हो रही तो वो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है। इसी वजह से मार्केट के अंदर 15,000 नहीं आया या 20,000 नहीं आया। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। आपने जो ये एनालिसिस किया है कमाल का एनालिसिस है, अच्छा एनालिसिस है। इससे हमें जवाब मिल जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। तो बेसिकली एक बहुत बड़े जो ट्रेडर हैं उन्होंने कहा था कि मार्केट जो है वो एक तरीके से जो है वहाँ पे स्पेक्युलेटर्स के लिए है ये मार्केट, या ट्रेडर्स के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो ये बात मैं भी आपको काफ़ी बार कह चुका हूँ कि ये मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, स्पेक्युलेटर्स के लिए है, ज़्यादातर ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब तक यहाँ पे कैश सेगमेंट में बाइंग नहीं होती किसी भी स्टॉक के अंदर, मार्केट या वो स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। वो स्पेक्युलेशन की वजह से ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन वहाँ पे एक रियल मूव देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है, इनका यूज़र नेम है ZWODDR, मुझे नहीं मालूम ये इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं इनको जॉर्डर हो सकता है ये। तो यहाँ पे इनका सवाल है, एवरीवन हैज़ मेड निफ्टी वेज, यू सेड दैट व्हेन इट कम्स इन पब्लिक इट डजंट हैपन दैट वे, मोर ओवर यू कोटेड पीटर बेंट opinion while making a point. Now when China index has given a breakout, he has said that Nifty fall has been done and his opinion was wrong. Please share your view about it. दोस्त सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैं किसी के व्यू के ऊपर अपना व्यू नहीं बनाता। मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ कोई भी एग्जाम्पल या रेफरेंस देने से अपने वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको गलत समझ लेते हैं कि मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ या उनके व्यू के बेसिस के ऊपर मैं अपना व्यू बना रहा हूँ। मैंने सिर्फ, बहुत लोग मुझसे बहुत 1000 बार पूछ चुके थे कि कोई बताइए ट्विटर हैंडल जिसको हम देख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, रेफरेंस दिया था। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मेरा यहाँ पे इनके व्यू से कोई लेना देना नहीं है। मेरा व्यू अपने डेटा पॉइंट्स के ऊपर होता है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके ऊपर अगर आपका कोई डिसएग्रीमेंट है तो आप बिल्कुल मुझसे डिसएग्री हो सकते हैं, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जहाँ तक बात आती है चाइना इंडेक्स की, उसने ब्रेकआउट दिया। पिछले 2 महीने से मैं आपको बोल रहा था कि मेरे चाइना का म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश है। काफ़ी लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो अभी मुझे लगभग 15% का रिटर्न मिल चुका है इसके अंदर पिछले 2 महीने में। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाइना की मार्केट का इंडियन मार्केट से ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है, और मेरा अभी भी यही ओपिनियन है कि लॉन्ग रन के अंदर अगर मुझे कहीं पे इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करना होगा तो मैं चाइना की मार्केट में निवेशित रहना चाहूँगा। और इसको आप किसी भी पॉलिटिकल इवेंट से जोड़ के मत देखिए, ये केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो भी म्यूचुअल फंड है सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है। अगर आपको लगता है कि उस फंड को बंद कर देना चाहिए तो आप सेबी में जाके कंप्लेंट करिए। यहाँ पे आप जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन कमेंट्स के द्वारा मत निकालिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरा निवेश है चाइना स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के अंदर, और इसके अंदर मुझे पिछले 2 महीने के अंदर जो है 15% से ज़्यादा का रिटर्न मिल चुका है।
दोस्त अगला सवाल है यहाँ पे पुरंदर जी का, इन्होंने पूछा है व्हाट ड्यूरेशन रन एक्स्ट्रा डू लिक्विडिटी बेस्ड रैलीज हैव, हाउ मच सच इंस्टेंसेस हैव बीन देयर इन इंडिया एंड व्हाट हैव बीन देयर आउटकम्स। भाई देखिए इसका एक सिंपल सा जवाब है, जब भी मार्केट में लिक्विडिटी होती है, जितने समय तक लिक्विडिटी रहती है तब तक जो है मार्केट वहाँ पे सस्टेन करती है। इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि इतने महीने रहेगी या इतने हफ्ते रहेगी। 12,000 के ऊपर रिटेल निवेशक ज़बरदस्त बुलिश था, जब तक लिक्विडिटी रही मार्केट में तब तक जो है स्मार्ट मनी ने अपना पैसा वहाँ पे चिपका दिया रिटेल निवेशक को, और रिटेल निवेशक को फॉल के बाद 30 से 40% का पोर्टफोलियो के अंदर नुकसान देखने को मिला। अभी भी जो चल रही है रैली, मैंने आपको बताया कि जो नए आए हैं इन्वेस्टर्स 30 लाख से ज़्यादा, उनकी जो लिक्विडिटी है उसकी वजह से है। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी अगर हम डेटा पॉइंट्स पे देखें तो हो सकता है कि मेरा व्यू वहाँ पे बियरिश हो, लेकिन ये मूव जो है स्पेक्युलेटिव है, बड़े प्लेयर्स इस समय एब्सेंट है, तो उसके अंदर ये कब तक चलेगा उसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन डेटा पॉइंट्स आपको संकेत दे देते हैं कि यहाँ पे ऐसा होने की संभावना बन रही है। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि डेटा पॉइंट्स लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, वो आपको थोड़ा सा पहले इंडिकेशन दे देते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है उसको 400 के ऊपर रिवर्स होना है, तो डेटा पॉइंट्स आपको शायद 385 के ऊपर सिग्नल देना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे 400 के बाद वो स्टॉक जो है 300 पे आ जाएगा। तो अब आपकी चॉइस है कि आपको ये 15 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं या ये 100 पॉइंट्स के लॉस को बचाना है। ये आपकी चॉइस है, ये डिसीजन आपको लेना है। अगला सवाल है प्रीतेश जी का, इन्होंने पूछा है कि यू ऑलवेज से दैट डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ रियल मूव, बट एज आई ऑब्जर्व फॉर फ्यू स्टॉक्स लाइक बजाज फाइनेंस द डिलीवरी परसेंटेज इज नेवर मोर देन 20%, ऑल्दो द स्टॉक मूव फॉर मोर देन 30% इन लास्ट फ्यू डेज। आई हैव रैंडमली चेक्ड फॉर फ्यू एस डेटा एंड फाउंड दैट on any given date its delivery percentage is not more than 30. प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। भाई देखिए मेरा कमेंट हमेशा की तरह सेम रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कभी भी ऐसे किसी स्टॉक का चयन नहीं करता जिसका डिलीवरी परसेंटेज जो परसेंटेज है वो 50 या 60% से कम हो। 60% मेरा बेंचमार्क रहता है। हाँ, अगर मान लीजिए मुझे स्पेक्युलेटिव मूव दिखाई दे रहा है तो उसके लिए मैं ऐसे स्टॉक्स का चयन ज़रूर करूँगा जिनके अंदर डिलीवरी परसेंटेज कम है। और वो स्पेक्युलेटिव मूव अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेक्युलेटिव मूव जब आप कैप्चर करेंगे हो सकता है कि 10 में से 1 या 2 स्टॉक्स में आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर लें, लेकिन 7 या 8 स्टॉक्स के अंदर आपको समझ नहीं आएगा और आप वहाँ पे फंस जाएंगे। जैसा कि काफ़ी सारे दर्शकों के साथ ऐसे स्टॉक्स के साथ हुआ जिसके अंदर अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे थे। रुचि सोया उसका एक एग्जाम्पल है। मैंने अपने एक वीडियो के अंदर कुछ समय पहले सचेत भी किया था, लेकिन रिटेल निवेशक सुनते नहीं, मानते नहीं जब तक वो अपना हाथ नहीं जला लेते। उसके बाद उसके अंदर जो है लोअर सर्किट लगने शुरू हुए, जो कि मैंने लास्ट देखा था कोई 1 हफ्ता पहले। उसके बाद मैंने उस स्टॉक को नहीं देखा, मुझे नहीं पता अभी क्या हो रहा है उसके अंदर। लेकिन मैं हमेशा ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूं जिनके अंदर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। मैंने आपको IRCTC का एग्जाम्पल कुछ महीने पहले दिया था, उसके बाद वो स्टॉक 30-40% मेरे ख्याल से करेक्ट हो गया था। तो जिन स्टॉक्स के अंदर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी हो तो वहाँ पर आपको बाहर निकलने का मौका भी शायद ना मिले। अगला सवाल है रविंदर सिंह रावत जी का, इन्होंने पूछा है कैन यू मेक शॉर्ट वीडियो एवरी डे अबाउट मार्केट एक्टिविटीज थ्रू यूट्यूब स्टोरीज फॉर सम टाइम, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। भाई दोस्त देखिए क्या होता है कि यूट्यूब स्टोरीज जो है वो सिर्फ 15 सेकंड की होती है। 15 सेकंड के अंदर मैं कुछ उसमें ज़्यादा बता नहीं पाता। कोई छोटा सा अपडेट होता है तो मैं यूट्यूब स्टोरीज के द्वारा शेयर कर देता हूँ। लेकिन दोस्त यहाँ पे इंट्राडे का जो मेरा व्यू है वो बिल्कुल उसी दिन सुबह 9:15 बजे बनना शुरू होता है, और जो शॉर्ट टर्म व्यू है वो मैं आपको निफ्टी सेटअप के द्वारा बता देता हूँ। आप डेली का क्या अपडेट चाहते हैं, उसमें आप क्या जानकारी चाहते हैं, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाऊंगा। दोस्त अगला सवाल है सर मार्केट इज़ गोइंग टू क्रैश बट शॉर्ट पोजीशन इज़ नॉट क्रिएटिंग, सो हाउ मार्केट गोज डाउन, देयर आर अदर वेज टू टेक मार्केट डाउन विदाउट शॉर्ट पोजीशन। भाई देखिए यहाँ पे सिलेबस सेम रहता है और एग्ज़ाम अलग होता है। वो एग्ज़ाम के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा वो आपको दिख जाएगा डेटा पॉइंट्स की सहायता से, और इसमें
99% लोगों को नहीं दिख पाएगा, जैसा कि 12,000 पे भी नहीं दिख पाया। तो यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाने के कई तरीके होते हैं, कई तरीक़ों से किया जाता है काम वहाँ पे। जैसे कि 12,000 के आसपास कैश के अंदर बाइंग की जा रही थी, लेकिन इंडेक्स जो फ्यूचर इंडेक्स है उसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा रही थी। सबको लगा कैश में तो बाइंग है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वो सिर्फ एक डिसीव करने के लिए किया जाता है, मिसलीड करने के लिए कुछ काम किए जाते हैं। ऐसा ही कुछ काम जो है आपको डेटा पॉइंट्स पे दिख जाएगा एडवांस में, तो आप उसको कैप्चर करने की कोशिश करिए। दोस्तों अगला सवाल है कि नितिन पवार जी का, ये पिछला सवाल था दार्शिक जी का और ये अगला सवाल है नितिन जी का। इन्होंने पूछा है बिफोर क्रैश मार्केट इज वेटिंग फॉर यूएस इलेक्शन, आई रीड मेजर क्रैशेस अक्कर इन सितंबर मंथ। भाई देखिए यहाँ पे मार्केट के अंदर ना एक ऐसी रूमर या अफवाह फैलाई जा रही है कि मार्केट नवंबर तक नहीं गिरेगी। मैं यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा कि मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी, मैं केवल यूएस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि यूएस में इलेक्शन है। भाई यहाँ पे यूएस में इलेक्शन है, उसका इंडियन मार्केट से ऐसा क्या लेना देना। अगर आप पास्ट में जाके देखें यूएस में जो लास्ट इलेक्शन हुए थे, आप चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं यूएस के वो नवंबर महीने में होते हैं। तो यहाँ पे आप नवंबर महीना देखेंगे, यहाँ पे आपको नवंबर का महीना दिखाई दे रहा है। तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है क्रैश आया था। मार्केट लगभग 9,100 से यहाँ पे कुछ 8,400 या 500 के आसपास आ गई थी, 8,200 के आसपास आ गई थी। तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग करिए, आप पता लग जाएगा आपको। तो ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि यूएस में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इंडिया के अंदर भी जो है उसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब मैं इस चीज़ को नकार नहीं रहा, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं बता रहा। मतलब लॉजिक ये बता रहे हैं उसका कोरिलेशन स्ट्रांग है। भाई मैं कोरिलेशन भी आपको बता चुका हूँ, स्क्रीन पे कई बार दिखा भी चुका हूँ कि कोई कोरिलेशन नहीं है। हो सकता है अब बन जाए या कुछ दिनों में बन जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जब मैंने लास्ट आपको दिखाया था तब तक कोई भी कोरिलेशन नहीं था। दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है आकाश मेहता जी का। इन्होंने पूछा है, आई बीन ऑब्जर्विंग इन योर निफ्टी वीडियोस दैट बिगिनिंग ऑफ अ मंथ सीरीज इटसेल्फ यू से दिस मंथ एक्सपायरी विल बी आइदर अबव लास्ट मंथ एक्सपायरी और बिलो लास्ट मंथ एक्सपायरी। माय क्वेश्चन इज हाउ डू यू मेक आउट वेदर करंट मंथ एक्सपायरी विल बी अबव और बिलो लास्ट मंथ एक्सपायरी, कैन यू प्लीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस। तो दोस्त यहाँ पे जिन दर्शकों को इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो महीने की शुरुआत में एक्सपायरी की शुरुआत में बता देता हूं कि इस महीने की एक्सपायरी पिछले महीने से ऊपर होगी या नीचे होगी। और ये जो है कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि ये हमारा एनालिसिस सही बैठ रहा है। तो ये मैं कैसे पता लगाता हूं, तो दोस्त सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो रोल ओवर होता है उसके अंदर कौन सी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। दूसरा होता है दोस्तों के अगले महीने, जिस महीने के बारे में मैं बता रहा हूँ उसकी जो मंथली ऑप्शन चेन है, मैं वीकली ऑप्शन चेन की बात नहीं कर रहा, मंथली ऑप्शन चेन जो है वो आपको संकेत देना शुरू कर देती है कि यहाँ पे जो है क्या करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों तीसरा होता है कि जो नॉर्मली कैश सेगमेंट का डेटा होता है वो हमें एक संकेत देता है। अगर मान लीजिए मैं इस महीने की शुरुआत में उसका एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे एक रफ आइडिया रहेगा कि अगर मैं डेरिवेटिव्स और कैश सेगमेंट सभी डेटा पॉइंट्स को एक साथ मिला के देखूँ कि यहाँ पे ओवरऑल जो है अगले महीने ये लोग क्या करने वाले हैं, या मतलब उन्होंने जो इस महीने की एक्सपायरी की क्या पोजीशंस बनाई हुई हैं, तो नॉर्मली उनका जो व्यू है वो चेंज नहीं होता। जैसे मैंने पिछले महीने जो जून का महीना था उसके अंदर शुरुआत में ही आपको कह दिया था कि इस महीने की एक्सपायरी जो है, जून की एक्सपायरी मई की एक्सपायरी से ऊपर होगी, और जुलाई का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो बेसिकली मेरा यही तरीका होता है कैश और डेरिवेटिव्स के डेटा को स्कैन करना कि कौन सी पोजीशंस जो है फ्यूचर्स में रोल ओवर की गई हैं, ऑप्शन चेन हमें क्या संकेत दे रही है। तो उसके बेसिस के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि ये एनालिसिस 100% करेक्ट होता है, कभी एक आधी बार गलत भी हो जाता है। लॉट ऑफ पीपल शेयर चार्ट्स इन ट्विटर एंड टेलीग्राम, मोस्ट आर इन गुड एंट्री पॉइंट इन दिस सिनेरियो, व्हाट ट्रेड टू टेक, विच वन टू लीव। भाई देखिए मैं जो आपका ये पूरा सवाल मैंने पढ़ा है तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहली बात यही बोलना चाहूँगा कि किसी के चार्ट के बेसिस के ऊपर ट्विटर या टेलीग्राम पे
आप जो है कोई भी पोजीशन मत लीजिए, आप अपना एनालिसिस खुद करिए। ये मेरा शुरू से यही स्टैंड है कि किसी के भी एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कोई भी पोजीशन मत लीजिए, आप उसको एनालाइज करिए, अपना एक व्यू बनाइए। हो सकता है वो व्यू आपका उस पर्सन के व्यू से मैच करे ना करे, लेकिन हमेशा अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ट्रेड करिए। कभी किसी के एनालिसिस पे आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये चीज़ मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप ट्विटर पे देखें, टेलीग्राम पे देखें, जो भी आपको चार्ट्स बताए जाते हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग कुछ उसमें कोई पैसा कमा पाता है। और ऑब्वियसली क्या होता है कि मार्केट में ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, हमेशा 50-50% प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर आप किसी दूसरे के व्यू के बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। यहाँ अगला सवाल है शेफाली गोयल जी का। इन्होंने पूछा है व्हाट इज हैपनिंग एट निफ्टी 11,500 पी 30th जुलाई एक्सपायरी एज दिस स्ट्राइक प्राइस इज इन द मनी, इट शॉर्ट सेल, सो सम बिग प्लेयर इज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी अराउंड 11,500। देखिए ये अच्छा सवाल है, इसका मैं पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। हम ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं। तो यहाँ ये 30 जुलाई की एक्सपायरी है, 11,500 के पी पे आप देख सकते हैं कि लगभग 7,81,000 का ओपन इंटरेस्ट जो है बना हुआ है। दोस्त देखिए यहाँ पे होता क्या है कि किसी बड़े प्लेयर को, आपने सही कहा कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, लेकिन हम जो है हमेशा मार्केट को एक बायस व्यू के साथ देखते हैं। अगर मेरा बुलिश व्यू है तो मुझे यही पोजीशन जो है दिखाई देगी, लेकिन जिसका बियरिश व्यू है उसको एक और पोजीशन दिखाई देगी जो कि 10,000 पे आप देख सकते हैं। लगभग इतना ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। और किसी को ऐसा भी लग सकता है कि ये दोनों पोजीशंस एक ही प्लेयर के द्वारा बनाई गई हैं किसी स्ट्रेटजी के अंदर, मतलब किसी ऑप्शन चेन की एक स्ट्रेटजी के अंदर ये दोनों पोजीशंस बनाई गई हैं। शायद एक ही प्लेयर है इन दोनों जो पोजीशंस के पीछे। तो यहाँ पे हमारा जो व्यू रहता है वो हमेशा थोड़ा सा बायस रहता है कि हमारा मार्केट के प्रति व्यू क्या है, लेकिन हमें यहाँ पे एक हॉलिस्टिकली देखना है। तो जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है वो उसका जवाब मतलब दो तरीके से हो सकता है। पहला, वो किसी प्रकार की स्ट्रेटेजी की पोजीशंस हो सकती हैं ऑप्शंस के अंदर, जैसे कि यहाँ 10,000 और 11,500 मैंने आपको दिखाया। दूसरा, किसी बड़े प्लेयर का हो सकता है कि एक डायरेक्शनल व्यू हो, और जो स्पेक्युलेटर्स होते हैं उनका एक डायरेक्शनल व्यू भी हो सकता है। और तीसरा, यहाँ पे हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि मैं यहाँ पे केवल इसी केस के बारे में नहीं बात कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी प्रकार की हेजिंग भी की जा सकती है जिसकी वजह से बड़ी पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। तो दोस्त यहाँ पे कोई भी इसका कारण हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको 360 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तभी हम यहाँ पे इसका कोई फाइनल कंक्लूजन निकाल पाएंगे। और दूसरा, आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये पोजीशंस बनी कब है। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हिस्टोरिकल आप जाके चेक कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा ये पोजीशंस कब बनाई गई। मैंने जैसे कि पहले वाले वीडियो में आपको 9,600 की पोजीशंस थी पिछले महीने या उससे पिछले महीने की एक्सपायरी में, वो पोजीशंस कब बनाई गई उन सब का एनालिसिस हमने किया था। तो उस वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि आप हिस्टोरिकल कैसे जाके चेक कर सकते हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल है सुशेन शर्मा जी का। इन्होंने पूछा हाउ डू यू फिल्टर स्टॉक फ्रॉम स्टॉक यूनिवर्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग? माय डाउट इज आई कैन अप्लाई चार्ट सेटअप एंड एनालिसिस डेरिवेटिव्स फॉर फिल्टर्ड स्टॉक बट नॉट एबल टू शॉर्टलिस्ट द स्टॉक्स फॉर एनालिसिस। तो दोस्त इसके बारे में मैं आपको पहले एक वीडियो शेयर कर चुका हूं कि मोस्टली मेरा जो क्राइटेरिया है वो वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज होता है, जिसकी चर्चा मैंने स्टॉक टॉक वीडियोस में भी की है। लेकिन अभी मैंने एक नई स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर रहा था जिसको मैं अगले हफ्ते आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी 95% एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे कई तरीके हो सकते हैं, मैंने कई आपको तरीके बताए हुए हैं स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। वॉलेटाइल मार्केट में अलग तरीका होता है, जब मार्केट जो है गिरने की संभावना हो वहाँ पे एक अलग तरीका होता है। मैं इस हफ्ते जो आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो एक एवरग्रीन टाइप स्ट्रैटेजी है, उसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग की मेरी एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा मोस्ट कॉमन तरीका वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज होता है, या जो एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर मैं डेरिवेटिव्स का डेटा भी ज़रूर
देखता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है हर्षल जी का, इन्होंने पूछा है एज पर माई एनालिसिस FII एंड DII आर नॉट दैट मच एक्टिव कंपेयर टू प्रो एंड क्लाइंट, कैन वी से दैट दे आर वेटिंग फॉर मार्केट ट्रिगर और दे विल बिकम ट्रिगर। भाई देखिए क्या होता है कि इनमें से दोनों संभावनाएं हो सकती हैं कि वो या तो मार्केट के ट्रिगर का इंतज़ार कर रहे हैं या वो खुद ट्रिगर बन सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब मार्केट में लिक्विडिटी हो, आई थिंक वो लोग जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं कि वहाँ पे वेट एंड वॉच होना चाहिए। उनको पहले जज करना चाहिए कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है, पहले जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको खेलने दीजिए, उसके बाद उनका शिकार किया जाएगा। उनकी एक इस तरह की स्ट्रेटजी जो है हमें दिखाई दे रही है। तो इनमें से कोई भी संभावना हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं कमाएंगे, पैसे ज़रूर कमाएंगे। यहाँ पे केवल जो पैसे नहीं कमा पाएगा वो है रिटेल निवेशक, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक अगला सवाल है सुनील कुमार जी का, इन्होंने पूछा यू आर बियरिश सिंस 10,200 to 10,300 बट इट्स निफ्टी इज इन अपोजिट वे, आर वी मिसिंग समथिंग इन एनालाइजिंग डेटा, इफ यस देन व्हाट्स दैट सर, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स विल गिव ह्यूज इन रिटर्न। भाई देखिए सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि मैंने अपने निफ्टी सेटअप वाले वीडियो में 10,600 बताया था कि गैप फिल होगा, तो मैं 10,600 का मैंने पॉइंट बताया था, ना कि 10,200 या 10,300 का। तो अभी मार्केट जो है 10,800 के नज़दीक है, उससे नीचे ही है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसका जवाब मैंने ट्विटर पे भी दिया था, एक होता है रियल मूव, एक होता है स्पेक्युलेटिव मूव। तो यहाँ पे डेटा पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करी है, उसमें जो है मैंने आपको जो भी डेटा पॉइंट्स का कंक्लूजन है वो बताया। आप मुझे अगर ये बताएंगे कि इस डेटा पॉइंट में ये गलती है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन गलत है, यहाँ पे कंक्लूजन गलत है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर डेटा पॉइंट्स का कंक्लूजन वही है जो बताया गया है, तो उसके बाद मार्केट जो है, लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, चाहे बड़े से बड़ा निवेशक हो, छोटे से छोटा निवेशक हो, कि मार्केट इरेशनल होती है कई बार। तो वहाँ पे स्पेक्युलेटिव मूव कहाँ तक जाएगा, लिक्विडिटी कितनी है मार्केट में, इसके बारे में कोई कभी भी कुछ 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। डेटा पॉइंट्स हमें केवल एक टेंटेटिव पॉइंट बताते हैं, जैसा कि 12,000 पे था। 12,000 पे हमें एक सेल सिग्नल मिला था बहुत बड़े वाला, 11,900 से 12,000 के बीच में। मार्केट चली गई 12,400 के ऊपर। तो ऐसे ही सवाल आने तब भी शुरू हो गए कि एनालिसिस गलत हो गया, डेटा पॉइंट्स किसी काम के नहीं हैं, डेटा पॉइंट्स की सहायता से कोई पैसे नहीं कमा सकता। तो सभी प्रकार की ट्रोलिंग वहाँ पे शुरू हो गई। लेकिन जिन लोगों ने ये 400 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करी, उन्होंने 5,000 पॉइंट्स का लॉस उठाया। मार्केट वहाँ 7,500 तक चली गई। तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान नहीं देखना चाहिए और उसके बाद असली खेल चालू होता है। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको यहाँ पे अगर लगता है कि मार्केट में आपकी रैली छूट रही है या आपको यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए, तो आप अपना एनालिसिस करके बहुत शौक से यहाँ पे बाय पोजीशन ले सकते हैं। मेरे कंफर्मेशन का इंतज़ार मत करिए, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो जाए, लेकिन यहाँ पे मेरे कंफर्मेशन या किसी के भी कंफर्मेशन का इंतज़ार मत करिए। मैंने जो है डेटा पॉइंट्स आपको क्या संकेत दे रहे हैं, डेटा पॉइंट्स हमें क्या कंक्लूजन दे रहे हैं, वो सब बताने की कोशिश करी। उसके इंटरप्रिटेशन में कहीं गड़बड़ है, गलती है या मेरा कंक्लूजन गलत है, आप उस पर मुझे बात करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, ना कि आप अगर ये कहें कि ऐसा है वैसा है, तो उसका तो कोई भी जवाब नहीं है दोस्त। स्पेक्यूलेशन जो है वो कब तक चलेगी मार्केट में, जब तक लिक्विडिटी है तब तक स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी चलेगी। मैंने मनी फ्लो का एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया, इससे ज़्यादा मैं आपके साथ और क्या शेयर करूं अपने डेटा पॉइंट्स को बताने के लिए, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैश सेगमेंट से पैसा निकाला जा रहा है। अगर कोई उस डेटा पॉइंट को इग्नोर करता है तो दोस्त उस व्यक्ति को जो है वो कैसीनो के अंदर होना चाहिए, वो स्टॉक मार्केट में काम ना करे तो बेहतर होगा। लेकिन अभी सब लोग हंस रहे हैं उस डेटा पॉइंट के ऊपर, आगे देखते हैं क्या होता है, तो वो हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो अगला सवाल है वो स्टॉक टॉक के ऊपर है, इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। और देख लेते हैं कोई और सवाल जो महत्वपूर्ण या कोई और सवाल रह तो नहीं गया जिसको मैंने
लाइक किया हुआ है। तो दोस्त यहाँ पे सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जिनकी चर्चा हमने इस पर्टिकुलर चैनल पे पहले नहीं की हुई, उन सबका मैं जवाब दूं। मैंने उन सभी के जवाब देने की कोशिश करी। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आने वाले समय में आप इसी तरह से जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल पे मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज का Q&A वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़िएगा, मेरी आपको कोई सजेशन या सलाह नहीं है। तो हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए Q&A वीडियो के साथ। आपके काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन से भरपूर सवाल जवाब का सिलसिला हम अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका अगला हफ्ता काफ़ी अच्छा बीतेगा मार्केट में। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ।